की विदर्भ आमचे हक्काच्या नाही कोणाचे बापाच्या। हम देश से टूट के अलग होना नहीं चाह रहे, अलग देश बनाना नहीं चाह रहे। विद इन द लिमिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप दूसरे राज्य बना रहे हैं। किसी ने मांग नहीं किया, आपने छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया। किसी ने मांग नहीं किया था, आपने झारखंड को अलग कर दिया। किसी ने मांग नहीं किया, आपने उत्तराखंड को अलग कर दिया। भाई विदर्भ के साथ आपकी क्या दुश्मनी है? आज हम हैं विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के कोर कमेटी मेंबर GS ख्वाजा साहब। सर, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पे। तो सबसे पहले तो सर हम चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा बताएं लोगों को। देखिए, बुनियादी तौर पे चूँकि मैं विदर्भ में पैदा हुआ हूँ तो विदर्भ भी तो हूँ मैं, लेकिन बचपन से मैंने धोते जी के आंदोलन, जमवंतराव धोते के आंदोलन को अपने स्टूडेंटशिप के ज़माने में देखा है। तो मैं जानता हूँ कि विदर्भ का मूवमेंट क्या था। और उसके बाद मेरी तालीम हुई, मैंने सरकारी नौकरी की, मैंने ब्रॉडकास्टिंग की, मैं ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर रहा, फिर दूरदर्शन का एंकर रहा। फिर मैंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ज्वाइन किया और मेरी नागपुर में पोस्टिंग रही। वहाँ डायरेक्टर होकर मैं रिटायर हुआ। लेकिन जिस दिन मैं रिटायर हुआ उस दिन एक शहीद चौक पे, गोलीबार चौक पे एक मीटिंग चल रही थी विदर्भ आंदोलन की। तो मैं जाके उस मीटिंग में जाके मैं मेंबर बन गया। तो वहाँ पे प्रोफेसर श्रीनिवास खांदे वाले भाषण कर रहे थे। तो चूँकि मुझे पहचानते थे, उन्होंने देखा कि रखाय साहब आप कैसे आ गए? तो मैंने कहा कि मैं रिटायर हो गया, मुझ पर पाबंदी नहीं है कि किसी राजनीतिक आंदोलन में हिस्सा नहीं ले सकता। अब मैं विदर्भ मूवमेंट के साथ हूँ। तो उस दिन से मैं विदर्भ के साथ हूँ, विदर्भ आंदोलन के साथ हूँ। और वामन राव चटप और रामभाऊ नेवले हमारे संयोजक है। वामन राव चटप हमारे नेता हैं, 3 मरतबा MLA रह चुके हैं। और प्रोफेसर श्रीनिवास खांदे वाले वो अर्थ तज्ञ हैं, जैसे मराठी में कहते हैं। तो उन्होंने सारे आंकड़ेवारी निकाली और ये बताया कि विदर्भ अपने बल पे एक आज़ाद रियासत के तौर पर सरवाइव कर सकता है। उसको किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं, सरकार के ऊपर बोझ बनने की ज़रूरत नहीं। अपने खनिज, कपास, संतरा, मीठे पानी की मछली, पावर, कोयला, इन तमाम की इतनी हमारे पास ज़रखेज़ी है कि हम उसी की बुनियाद पर अपने पूरे खर्चे चला सकते हैं। और सरप्लस बजट, खाने वाले सर ने 2 साल सरप्लस बजट महाराष्ट्र सरकार को निकाल के दिया कि अगर आप विदर्भ को अलग करते हैं, तो लोग ये कहते थे, श्रीकांत जीचकार भी कहते थे कि ये विदर्भ अपने बल पे नहीं जी सकता। तो खाने वाले जी ने बताया, 2 साल का बजट निकाल के बताया कि इतनी आमदनी है, इतने खर्च होंगे, इतने पैसे बचा लेंगे। और फिर उसके बाद हम कोयले के जो ताप बिजली, घर में जो हम बिजली पैदा करते हैं, वो बिजली अपने इस्तेमाल से 3 गुना पैदा करते हैं। तो हम इस्तेमाल करने के बाद 2 गुना जो बिजली बचेगी हम छत्तीसगढ़ को बेचेंगे, मध्य प्रदेश को बेचेंगे और वेस्टर्न महाराष्ट्र को बेचेंगे। उससे जो आमदनी होगी वो हमारा बजट सरप्लस होगा। तो बात आजकल की नहीं है कि घर में आदमी कोई बैठा है, उसके दिल में ये झक समाई के सड़क पे जाके नारे लगा के विदर्भ को अलग मांग लो, ऐसा नहीं। जिस समय आप जानते हैं, आप तो हिस्ट्री भी जानते हैं कि जिस समय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, उसके अंदर जस्टिस फजल अली उसके चेयरमैन थे। जब चर्चा हुई तो इससे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये बात कही थी कि आप ये बात करते हैं कि मराठी का एक ही राज्य होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि मराठी भाषा का सम्मान अपनी जगह, लेकिन जिस तरह हिंदी के कई राज्य हैं तो मराठी के कई राज्य क्यों नहीं हो सकते? तो उन्होंने ईस्टर्न विदर्भ, ईस्टर्न महाराष्ट्र को लेके विदर्भ को अलग करने की बात कही थी। तो उसकी रोशनी में सब लोगों ने प्ली किया जस्टिस फजल अली के सामने। तो जस्टिस फजल अली इस बात से आपको सुन के हैरत होगी और हमारे सुनने वालों को सुन के हैरत होगी कि जस्टिस फजल अली इस बात पे राज़ी थे, कन्विंस थे कि विदर्भ को अलग किया जाना चाहिए, विदर्भ अलग स्टेट बनने के लायक इसके अंदर पोटेंशियल है। लेकिन कुछ वजूहात ये थी कि कांग्रेस को ऐसा लगता था कि हम वेस्टर्न महाराष्ट्र वालों को नाराज़ कर देंगे और विदर्भ अलग कर देंगे तो वहाँ पार्टी की साख बिगड़ जाएगी और पार्टी कमज़ोर हो जाएगी।
वेस्टर्न महाराष्ट्र में अपनी पार्टी को बचाने के लिए उन्होंने विदर्भ को अलग नहीं किया। ये बात मैं हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं उनके साथ जो मंत्रणा हुई उसके अंदर जो चीज़ें तय हुई उसके अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके लिए 2 करार हुए, अकोला करार और नागपुर करार। और उसके अंदर ये वादा किया गया कि हम आपको अलग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे साथ रहेंगे तो हम ये देखेंगे कि आपके जो जनसंख्या है, जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर विदर्भ का डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन आज की सिचुएशन आप देखेंगे, मतलब दिल तो अंदर से रोता है, वैसे भी आंसू से भी दिल रोने को चाहता है कि जो वादे विदर्भ को महाराष्ट्र में मर्ज करते वक्त उन्होंने किए थे, एक भी नहीं पूरा किया। इरिगेशन में विदर्भ पिछड़ा हुआ है, शिक्षा में विदर्भ पिछड़ा हुआ है, यहाँ पे वो इंस्टीट्यूशंस नहीं है जो दूसरी जगहों पे इंस्टीट्यूशंस हैं। फिर उसके बाद सरकारी एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में हमारी आबादी है तकरीबन 22 से 23% पूरे महाराष्ट्र में। इस वक्त हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है 6%। सिर्फ 6% के एम्प्लॉयमेंट पे विदर्भ चल रहा है। और हमारे नौजवान को ओपनिंग्स नहीं है। जैसे एक बच्चा, हर एक माँ बाप चाहते हैं अपने बच्चे को बहुत अच्छी तालीम दे, वो इंजीनियरिंग पढ़ता है, इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद वो MBA भी पढ़ लेता है, फिर उसके बाद नौकरी की तलाश में घूमता है तो उसको नौकरी मिलती है 8,000 की, 9,000 की, 10,000 की। फिर मजबूरन वो या तो बेंगलोर जाता है, या तो हैदराबाद जाता है, या पुणे जाता है। इस माइग्रेशन की वजह से बासम और एवत महल में जो पार्लियामेंट की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कम हो गई, और महाराष्ट्र की असेंबली के 4 MLA की कॉन्स्टिट्यूएंसी कम हो गई। सारी दुनिया में आबादी बढ़ रही है, हमारे यहाँ पे ब्रेन ड्रेन हो रहा है। यहाँ से जो अच्छे ब्रेन हैं पुणे में जाके रह रहे हैं, पुणे में जाके नौकरी कर रहे हैं, वहीं जाके बस जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक ज़माना आएगा कि सिर्फ बूढ़ों की आबादी रहेगी इस विदर्भ। यह अन्याय क्यों हो रहा है? इस वजह से कि एक तो विदर्भ के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। इसके अंदर 2 कमेटियाँ बैठी, दांडेकर कमेटी और एक और कमेटी थी जिसने अपनी रिपोर्ट दी। इन्होंने केलकर कमेटी, दांडेकर कमेटी और केलकर कमेटी, दोनों कमेटियों ने गवर्नर को अपने रिकमेंडेशन में लिखा कि विदर्भा को इतना बजट दीजिए, क्योंकि इनको बजट कम दिया जा रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, आपको सुन के हैरत होगी, सारे सुनने वालों को सुन के हैरत होगी। उन्होंने कहा कि हम इसका बैकलॉग दूर करेंगे, लेकिन अभी पूरा बैकलॉग दूर नहीं कर सकते। इसको दूर करने के लिए हमें 48 साल लगेंगे। 48 साल बजट में जो छोटा हिस्सा देते रहेंगे हर साल, तो इसके बैकलॉग, मैं कहता हूँ कि 48 साल, मैं 64 साल का हो गया तो मैं तो मर जाऊंगा 48 साल में, मैं जिंदा नहीं रहूँगा। और दूसरे जो ग्रोन अप एज के लोग हैं ना, वो भी मर जाएंगे। तो हम विदर्भ को अलग होते हुए या तरक्की करता हुआ नहीं देख सकते। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट बता रहा हूँ मैं आपको। तो ऐसी सूरत में हम ये चाहते हैं कि विदर्भ का कोई नई मांग नहीं है, विदर्भ का अपना हक है। जैसे हमारे नारों में से एक नारा ये भी है जो सुनने में किसी को बुरा लग सकता है कि विदर्भ आमचे हक्काच्या नाही कोणाचे बापाच्या। हम देश से टूट के अलग होना नहीं चाह रहे, अलग देश बनाना नहीं चाह रहे। विद इन द लिमिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप दूसरे राज्य बना रहे हैं। किसी ने मांग नहीं किया, आपने छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया। किसी ने मांग नहीं किया था, आपने झारखंड को अलग कर दिया। किसी ने मांग नहीं किया, आपने उत्तराखंड को अलग कर दिया। भाई विदर्भ के साथ आपकी क्या दुश्मनी है? हम महाराष्ट्र सरकार से भी कहते हैं और केंद्र सरकार से भी कहते हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार के हाथ में है। वो चाहे तो किसी दिन पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास करके एक दिन में विदर्भ अलग कर सकते हैं। हमको इनकी मजबूरी नहीं है। वेस्टर्न महाराष्ट्र के अंदर जो वहाँ के जो लोग चिल्लाते हैं, तो हमको महाराष्ट्र के असेंबली में प्रस्ताव पास करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए आप, उसके अंदर ये है तो पार्लियामेंट चाहे तो उसे बना सकते। तो अगर जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री, उनको ये मैसेज दिया जाना चाहिए कि आप सारी दुनिया के दुख दूर करने का दावा करते हैं, किसी दिन आके देखिए कि क्यों हमारे यहाँ का किसान आत्महत्या करता है, क्यों किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन में विदर्भ का किसान भी पिसा हुआ है। एक तो बारिश की वजह से खेती अच्छी नहीं होती, खेती अच्छी हो जाए तो उसको दाम नहीं मिलते।
अपना सब कुछ बीवी के जेवर, अपनी बैलजोड़ी बेच के, बीज खरीद के खेत में लगाता है, उसके बाद फसल आने के बाद उसको दाम नहीं मिलते। हम ये कहते हैं कि हमारे सारे समस्याओं का एक ही हल है, वो है विदर्भ को अलग करना। उसमें हमारे सारे मसले हल हो जाए, हमारे बच्चों को तालीम मिलेगी, हमारे बच्चों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मिलेंगे, फिर उसके बाद यहीं जॉब मिलेगी। जो प्रतिशत 22% की जनसंख्या के हिसाब से होना चाहिए, वो सारे जॉब, आपको सुन के हैरत होगी कि हमारे यहाँ का क्लास 2, क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट पे विदर्भ के बाहर के लोग आके नौकरी कर रहे हैं। विदर्भ के बच्चों को नहीं चाहिए कि वो ऑफिसर नहीं बनना चाहता क्या? बिल्कुल बनना चाहता वो बनना चाहता है। वो हमारे थाने में थानादार बनना चाहता है, वो असिस्टेंट कमिश्नर बनना, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर बनना चाहता है, वो हमारे यहाँ का सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बन सकने की क्षमता है उसमें, लेकिन उसको जॉब नहीं। और दूसरे लोग यहाँ पोस्ट के लिए, हमारे यहाँ का जो महाराष्ट्र का जिसे सर्विस कमीशन कहते हैं, जिसके अंदर इंटरव्यूज़ होते हैं, तो इसके अंदर इंटरव्यू में बैठने वाले लोग विदर्भ के नौजवानों को सेलेक्ट नहीं करते। ऐसा भी पोस्ट हमारी है, बम्बई में इस कमीशन का ऑफिस है, उसके इंटरव्यू होते हैं, तो हर एक पे दबाव डाल के कि उधर के लोगों को लीजिए आप, यानी वेस्टर्न महाराष्ट्र के लोग वहाँ से सेलेक्ट होके हमारे पे आके हुकूमत कर रहे, नौकरी कर रहे। तो ये भी दूर होंगे। फिर उसके बाद हम जो बिजली, जैसे 4 तारीख को जो आंदोलन हुआ, हमने ऊर्जा मंत्री के घर पर मोर्चा ले गए थे हम, तो उसमें भी हमने ये बात कही कि जिस बिजली को हम बनाते हैं, हमारे कोयले से ताप घर में बिजली बनती है, उसके प्रदूषण, उससे जो भी माहौल ख़राब होता है उसको हम झेलते हैं, और वो बिजली हमको इतनी महंगी दी जाती है कि जितने हम प्रोड्यूस करते हैं उस रेट में भी नहीं देते हैं हमको बिजली, उससे ज़्यादा महंगे रेट में हम ही को बेचते हैं उल्टी। जहाँ बिजली बनती है वहाँ के लोगों को कंसेशन दिया जाना चाहिए, तो वो नहीं देते हैं। तो हमारे यहाँ इरिगेशन का प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ किसानों की समृद्धि का प्रॉब्लम है, बच्चों की तालीम का इंस्टीट्यूशन का प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ जो खनिज बनती हैं उसको ड्रेसिंग करके मार्केट करने का प्रॉब्लम है। तो ये सारे मसले एक ही चीज़ से हल हो सकते हैं, वो है विदर्भ को अलग किया जाना चाहिए। मैं इसकी पुरजोर हिमायत करता हूँ और इस आंदोलन में हिस्सा भी लेता हूँ कोर कमेटी के मेंबर के हिस्से से, और मैं बहुत ठोक बजा के दावे से कहता हूँ कि इसका हल विदर्भ अलग होना है। मैं उसकी हिमायत करता हूँ, उसको सपोर्ट करता हूँ और कोशिश करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह किसी दिन विदर्भ को अलग करा दे, तो हमारे यहाँ के सारे लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। और इससे पहले 3 इलेक्शंस के अंदर, महाराष्ट्र असेंबली के इलेक्शन के, इन्होंने वादा किया और विदर्भ को अलग करने की बुनियाद पे कम से कम 40 से 45 आमदार इस मुद्दे पे चुन के आए, लेकिन दूसरों के साथ मिलकर सरकार बना लेते। तो इसका निवारण होना चाहिए और विदर्भ को अलग करने के ऊपर गौर किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र की असेंबली की हमको मोहताजी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में इसके ऊपर गौर करके विदर्भ को अलग किया जाना चाहिए। काफ़ी युवा इस वीडियो को देख रहे होंगे, काफ़ी युवा मजबूर है पुणे में, मुंबई में, हैदराबाद में जाके जॉब करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया ये बात, विदर्भ राज्य आंदोलन समिति से ज्वाइन नहीं होते हैं। तो ऐसे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहिए? नहीं, युवाओं को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये बहुत पुरानी कहावत है कि जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ भी उसको दूध पिलाती नहीं। माँ को भी ऐसा लगता है कि इसको भूख ही नहीं लगी, भूख नहीं लगी तो मैं कैसे दूध पिलाऊंगी। तो बच्चा जब रोता है ना, तो फिर वो सारे काम छोड़ के, खाना पका रही है, कुछ कर रही है, पानी भर रही है, वो छोड़ के आ जाती है, बच्चे को गोद में लेके प्यार मोहब्बत से। तो जब तक आप आवाज़ नहीं लगाएंगे सड़क पे, आपके मसाइल हल नहीं होंगे। और आप ऐसा समझते हैं कि आपके घर पे कोई लेके आएगा कि भाई ये लो हम विदर्भ अलग करें, जैसे केक काटते ना बर्थडे का, तो ऐसा ट्रे में रख के लाएगा कि विदर्भ। आपको डिमांड करनी पड़ेगी, सड़क पे आना पड़ेगा। आज तक भारत के अंदर जितने भी आंदोलन हुए, आंदोलन करने के बाद ही चीज़ें मिली। आपने देखा कि आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना रह के हमेशा पिसता रहता था, तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने जानों की आहुति दे दी। आपसे तो जान भी नहीं मांग रहे हैं, जान भी नहीं, आपसे सिर्फ ये कहते हैं कि समय निकाल के हमारे आंदोलन के साथ आइए। जब सरकार देखेगी कि हाँ इसकी डिमांड करने वाले लोग बहुत हैं, तो तब वो सुनेगी। अब दूसरे लोग हमसे कहते हैं कि आपका आंदोलन गर्म नहीं है,
हमारे यहाँ के जो बहुत बड़े नेता हैं खासदार, वो कहते हैं कि आपका आंदोलन गर्म नहीं। गर्म का क्या मतलब है कि हम अपनी प्रॉपर्टी को आग लगा दें? लेकिन हम वो भी नहीं करना चाहते। लेकिन नौजवानों से ये कहते हैं कि हमारे साथ आइए, हमने कोई नाजायज़ मांग नहीं रखी है। आप देखिए, आप ही का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। आप ही यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनेंगे, आप ही यहाँ के पुलिस ऑफिसर बनेंगे, आप ही यहाँ के एग्रीकल्चरल ऑफिस बनेंगे, आप ही प्रोफेसर बनेंगे, आप ही टीचर बनेंगे, आप ही मैनेजर बनेंगे, आप ही बैंक की नौकरी करेंगे। सब कुछ आप ही करेंगे, आपके लिए कर रहे। हमारी उम्र तो ऐसी हो गई, वामन राव चटप, राम भाऊ नेवले, खांदे वाले सर, इनको कुछ भी नहीं चाहिए। विदर्भ अलग हो भी गया तो उनको कुछ मिलने वाला, मुझे भी कुछ मिलने वाला है। हम चाह रहे हैं कि मुकेश मासुरकर जैसे लोग, जिसका फ्यूचर ही डार्क है, उसको कोई रास्ता मिले और वो लीड करे और बड़ा नेता बन के हमको राह दिखाए। तो हम नौजवानों के लिए काम करना चाहते हैं। तो मुकेश मासुरकर के, उनसे छोटी उम्र के भी जितने लोग हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ कि मुकेश की आवाज़ सुनिए, हमारे साथ आइए। आपका जो धुंधला भविष्य दिख रहा है उसको उजला कीजिए, विदर्भ को अलग कीजिए, इसी में सबकी भलाई है। नौजवानों से, स्पेशली नागपुर के नौजवानों से जो मिहान जैसे प्रोजेक्ट में महज 5,000 रुपये में जॉब करने को मजबूर है, और कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जिनका क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग है लेकिन जॉब कर रहे हैं सेल्स की, ऐसे तमाम नौजवानों से हमारी विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की तरफ से गुजारिश है कि आप इस आंदोलन में हिस्सा लें और इसका एक मेंबर बने। मैं ये कहता हूँ कि आप किसी दिन हमारे दफ्तर में आके देखिए कि हम क्या मांग करते हैं, उससे आप कन्विंस हो जाएंगे और हमारे साथ आइए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ज़रूर आइए और हमारी ताकत को बढ़ाइए। जय विदर्भ, जय विदर्भ।